प्रणाम नमस्ते दोस्तों। आज आपके बीच में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस बैली आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का एक केस है और ये केस फायर से रिलेटेड है। बड़ा केस भी है। इसमें सर्वेयर के रोल और सर्वेयर की रिपोर्ट सैंक्रोसैंक्ट है या स्क्रूटनी में जा सकती है, इस पर भी डिसीजन है। और ये इस पे तो बहुत सारे डिसीजन है कि सर्वेयर की रिपोर्ट ओनली रेफरेंस के लिए है, लेकिन सर्वेयर की रिपोर्ट अगर कम हो जाती है तो या ज़्यादा हो जाती है तब इशू बन जाते हैं। बैकग्राउंड में चलते हैं। द पिटिशनर हियर इन वाज द रिस्पोंडेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के सामने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पिटिशनर थी और ये कंपनी अंडरटेकिंग कंपनी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है और कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है। दिल्ली रीजनल ऑफिस का से मैटर था, नोएडा का केस था। फैक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। द रिस्पोंडेंट हियर इन वाज द क्लेमेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल। जो पिटिशनर के अगेंस्ट रिस्पोंडेंट था वो यहाँ पे वाज ए क्लेमेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में क्लेमेंट था, ट्रिब्यूनल में वो क्लेम के लिए गया हुआ था और पिटिशनर अब जो है ना कोर्ट के सामने आया हुआ है। द कंपनी इन कॉर्पोरेटेड अंडर दी, वो भी कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। इट इज engaged in the business of manufacturing stainless and billet plates, HR coils and CR coils, cold rolled coils, hot rolled coils, allied product स्टील के जो भी होते हैं उनको हैविंग इट्स फैक्ट्री सिचुएटेड इन विलेज रामपुर, मजारी पोस्ट, धौला कुआं, पाउंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में इनकी फैक्ट्री चलती है और बीमा हो रहा था यहाँ से। द रिस्पॉन्डेंट ऑब्टेन्ड स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी लिया था। फिर पॉलिसी बियरिंग जो भी है, पॉलिसी नंबर से क्या लेना देना। ऑन 27/8/2011, 27 अगस्त 2011, द रिस्पॉन्डेंट इंटीमेटेड टू द पिटिशनर। जो पिटिशनर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसको इन्होंने एक क्लेम लॉन्च किया, इंटीमेट किया। इन्होंने सर्वेयर लगाया और सर्वेयर ने लॉस असेसमेंट करने के लिए अपने जो भी असेसमेंट है वो किया। अपॉन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन दी पिटिशनर अपॉइंटेड मिस्टर प्रोटोकॉल सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत बड़े फर्म है, इसमें करीब डायरेक्टर तो है ही हैं, काफ़ी लोग हैं, लेकिन सर्वेयर भी बहुत अपॉइंटेड किया है। सर्वेयर भी बहुत, ऑलमोस्ट जैसा मैंने सुना है 60-65 लोग हैं या 40-45 लोग जो भी है। रिस्पॉन्डेंट रिमेन्ड ए कांस्टेंट टच विद द सर्वेयर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस एज द रिस्पॉन्डेंट फेल टू रीइंस्टेट द डैमेज्ड प्लांट एंड मशीनरी विद इन 12 मंथ। जब बड़ा लॉस हो जाता है तो कंपनियों के पास पैसे नहीं होते हैं, वो रीइंस्टेट नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाने की वजह से जो, और सर्वेयर ने 2 रिपोर्ट बनाई थी। एक रिपोर्ट बनाई थी 10,45,03,250 एंड 19,84,08,960। द रिस्पॉन्डेंट वॉज ड्यूली इंटीमेटेड ऑफ दीज असेसमेंट, और इस असेसमेंट के लिए उसको बताया गया था। आफ्टर ए लैप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 42 मंथ, और मतलब एक और समझने वाली बात है कि उन जो क्लेमेंट है वो क्लेमेंट ने जो भी है अपना फैसला या डिसीजन या कह सकते हैं एग्रीमेंट, जो भी लेटर साइन करके दिया होगा, तो इनको जो मार्केट वैल्यू बेस का जो असेसमेंट आया था, मार्केट वैल्यू बेस का एक असेसमेंट था, एक रीस्टेट वैल्यू बेस का असेसमेंट था। मार्केट वैल्यू बेस का असेसमेंट आप समझते हैं कि जो मार्केट के रेट के साथ, रीस्टेट का मतलब है कि रीस्टेट करना करंट मार्केट के रेट से। देयर आफ्टर बाई लेटर डेटेड 11/8/2017 से रिस्पॉन्डेंट इन्वोक द अच्छा, पेमेंट लेने के बाद बंदे ने अपने कम पेमेंट के होने का जो है ना उसको मतलब एप्लीकेशन दिया, इन्वोक किया आर्बिट्रेशन क्लास में अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड नॉमिनेटेड श्री डिस्टेली साइंड बाई द दीपांशु मौलासी, साइनिंग डेटा इतना नागेंद्र कुमार सिंह एज इट्स आर्बिट्रेटर। 2 आर्बिट्रेटर लगे। द पिटिशनर बाई ईमेल डेटेड इतना नॉमिनेटेड श्री PC जेम्स एज ए आर्बिट्रेटर। पिटिशनर ने अपना जो नॉमिनेट किया वो। द रिस्पॉन्डेंट सब्स्टिट्यूटेड इट्स नॉमिनी एंड अपॉइंटेड श्री मंसूर अहमद मीर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन प्लेस ऑफ श्री नागेंद्र कुमार सिंह। उनकी जगह पे इनको रिप्लेस कर दिया, बना दिया।
as the two nominated arbitrators fail to appoint a presiding arbitrator, दो हैं तो एक तो प्रेसाइडिंग को बनाना पड़ेगा ना, एक एक प्रेसाइडिंग लेना पड़ेगा, ये लोग फेल हो गए। दिस कोर्ट अपॉइंटेड श्री अजीत प्रकाश शाह, कोर्ट ने जो है ना वो फिर अजीत प्रकाश शाह जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट थे, उसी कोर्ट के जिस कोर्ट ने फैसला दिया प्रेसाइडिंग आर्बिट्रेटर बनाया। इशू क्या थे, इशू में आप समझने की कोशिश करते हैं कि बाई एन अवार्ड डेटेड 28 July 2021, the tribunal directed the petitioner to pay to the respondent a sum of rupees 33 crore 26 lakh 25,300 along with the interest at the rate of 9% per annum from uh, 1st February 2012 till realization of the said amount। बहुत लंबे टाइम के लिए बदल दिया। Thereafter, the respondent filed application under Section 33A of the Act seeking correction of an illegal typographical error in paragraph 212 of the award। जो अवार्ड था उसमें करेक्शन करवाने के लिए दिया। तो फिर फैक्ट में बाई ऑर्डर डेटेड 28 August 2021, the tribunal allowed the application of the respondent and corrected पैरा करेक्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर इशू में आते हैं। इशू में द पेटिशनर बीइंग एग्रीड बाय द आर्बिट्रल अवार्ड डेटेड 28 July 2021 and the order dated 28 2021 passed by the tribunal has filed the present petition under section 34 of the act seeking the setting aside of the said award। जो अवार्ड आर्बिट्रल अवार्ड आया हुआ था उसको सेट असाइड करने के लिए पेटिशनर ने हाई कोर्ट में अपील किया, मीन गया। सबमिशन ऑफ द पेटिशनर डिजिटली साइंड बाय द दीपांशु मलासी, साइनिंग जो भी है 25 को किया। पेटिशनर का कहना है, मिस्टर डे जो उनके वकील थे, लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर असेल्ड द आर्बिट्रल अवार्ड डेटेड 28 July 2021 on the ground that it is contrary to the fundamental policy of Indian law। वो कह रही है कंट्रेरी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन लॉ, क्योंकि दो असेसमेंट बनाई थी तो पहली वाली असेसमेंट कम की थी तो उस पर उन्होंने पेमेंट कर दिया था, उसका एग्रीमेंट जो भी कंसेंट लेटर होता है वो कंसेंट लेटर लेकर के कर दिया था। अब वो क्या है, वो कह रहे वो क्लेमेंट कह रहा है कि ये जी हमें दबाव में कोर्सन में जो भी करके जैसा कोर्ट में होता है जैसा लोग सोचते हैं बाद में उस हिसाब से किया। अब डिसीजन के बाद पता लगता है कि हाँ कुछ न कुछ रही होगी बात, तभी तो कोर्ट ने जो है ना अलाउ किया था। इंडियन लॉ पैटेंटली इलीगल एंड परवर्स एंड इट इज अर्ज दैट द ट्रिब्यूनल डिसाइडेड इशू नंबर 1 ऑन प्रिजम्पशन एंड एजम्पशन डिसरिगार्डिंग प्लीडिंग एंड एविडेंस। जो एविडेंस थे उसको डिसरिगार्ड करते हुए उन्होंने किया था। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द 10 करोड़ 45 लाख अंडर द कंसेंट लेटर, जब कंसेंट लेटर दे करके उन्होंने साइन करके पैसे ले लिए थे 2014 में, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टूड कंक्लूडेड, वहीं पे कंक्लूड हो गया था उनका कहना है। लीविंग नो आर्बिट्रल डिस्प्यूट पेंडिंग बिटवीन द पार्टी, जब पेमेंट हो जाती है कंसेंट लेटर ले लिया जाता है तो हमेशा यही माना जाता है कि यहाँ जो है ना मामला ख़त्म हो गया है, अब वो लेगा नहीं। लेकिन उसके बाद भी वकालत के जो पॉइंट होते हैं, जो कानून के पॉइंट हैं, अधिकार बने रहते हैं, तो इस वजह से वो जो है ना वो आर्बिट्रल अवार्ड के लिए गए थे। एनालिसिस ऑफ द लॉ क्या एनालाइज कर रहा है, आप समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटली साइंड बाय दीपांशु मलासी, साइनिंग डेटेड 18 September 2025, पेमेंट unless a full and final settlement was signed is misplaced। Since CW2 responded witness in cross-examination admitted this was an error and no such email was ever received, the tribunal's failure to consider this admission and other material evidence, it is urged, renders its finding perverse and patently illegal। Patently illegal हो सकता है ईमेल पे किया होगा और कहीं होगा, गायब हो गया, नहीं गायब हो गया। फिर पिटिशनर का आर्गूमेंट आया कि इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट द ट्रिब्यूनल इन इट्स फाइंडिंग ऑन इशू, जो इशू नंबर 1 था उस पर जो ना उनकी गलती थी, और इंस्टेड ऑफ एडजुडिकेटिंग द कोर इशू द ट्रिब्यूनल रॉन्गली रिलाइड अपॉन द IRDA रेगुलेशंस एंड द क्लेम मैनुअल।
क्लेम मैनुअल कैसा बोलता है, रेगुलेशन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन विच वर नीदर रिलेवेंट नॉट प्रूव्ड इन एविडेंस में प्रूव नहीं किए थे, उनका वर्जन है। पिटिशनर का वर्जन, पिटिशनर यहाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, और इशू उस पे थे। पिटिशनर फिर बोल रहे हैं कि इट इज एम्फसाइज दैट ऑल्दो द ट्रिब्यूनल इटसेल्फ एक्सप्रेस्ड doubts regarding the genuineness of the letter dated 18/8/2014, it's nonetheless proceeded to hold that even assuming the petitioner's allegation to be true, the petitioner could not escape its obligation under the IRDA guidelines. Such reasoning, it is argued, in self-contradictory and undermines the award. And वो award को नहीं accept कर रहे हैं। While alleging financial crisis and coercion in executing the consent letter, the respondent in fact waited 7 months after the consent letter to receive full payment. 7 महीने तक इंतजार किया है ऐसे लेटर देने के बाद। देयर आफ्टर रिमेन्ड साइलेंट फॉर 34 मंथ, 34 महीने और भी साइलेंट रहा है। उसके बाद जो है 21 जून 2017 को जागा है, आगे बढ़ा है। दिस कंडक्ट इट इज अर्ज्ड फॉल्सिफाइड द प्ली ऑफ द ड्यूज, ये पिटिशनर का कहना है, और फैक्ट में भी आ रहा है। दिस टेल इज साइंड बाय द पिटिशनर आर्गुमेंट अगेन क्या है, इशू नंबर 4। इशू नंबर 4 क्या था, इट इज सबमिटेड दैट द ट्रिब्यूनल इग्नोर्ड सेक्शन 64 यूएम ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। 64 यूएम ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट क्या कहता है कि सर्वेयर एंड लॉस एसेसर नो एनी लॉस अंडर एनी पॉलिसी शैल बी पेड unless a report from a licensed surveyor has been taken। 60 में मैंने बोल दिया। Submitted the tribunal 64 UM of the Insurance Act and the law laid down in Venkateswara Syndicate versus Oriental Insurance Company Limited में बोला था कोर्ट ने CC 507 में, which recognizes the surveyor's report as a mandatory basis for settlement। ये तो कन्फर्म है, मैंडेटरी सेटलमेंट है। कोई भी सेटलमेंट करने के लिए सर्वेयर की रिपोर्ट तो चाहिए, लेकिन सर्वेयर की रिपोर्ट इज नॉट सैंक्रोसैंक्ट। क्या है सैक्रोसैंक्ट? मतलब सैक्रोसैंक्ट मतलब वो बहुत विधि विधान नहीं है कि मतलब वो पवित्र है कि वो मानी ही जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसकी स्क्रूटनी भी हो सकती है और उससे कम ज़्यादा भी इंश्योरेंस कंपनियां दे सकती हैं। ऑन इशू नंबर 5 इट इज अर्ज्ड दैट द रेस्पोंडेंट फेल टू एस्टेब्लिश एनी ब्रीच ऑफ पॉलिसी टर्म्स। द पॉलिसीज पर ऑन ए रीइंस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस, पॉलिसी जो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस की थी, कंटेनिंग ए क्लॉज रिक्वायरिंग रीइंस्टेटमेंट विद इन 12 मंथ ऑफ द लॉस, और 12 मंथ के अंदर अंदर रीइंस्टेटमेंट करना होता है, ये रहता है पॉलिसी में क्लॉज रहते हैं। अनलेस एक्सप्रेसली एक्सटेंडेड इन राइटिंग, और अगर कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो ये राइटिंग में आता है। द रिस्पोंडेंट फेल्ड टू कंप्लीट रीइंस्टेटमेंट विद इन द stipulated period and was not granted any extension. Consequently, the surveyor rightly assessed the loss on depreciated value basis। वो मार्केट वैल्यू बेस पे इसीलिए किया क्योंकि 12 महीने के अंदर रीस्टेटमेंट करना था, रीस्टेट हो नहीं पाया। हो सकता है चिट्ठी पत्र नहीं दिए होंगे, तो इसलिए जो मार्केट वैल्यू बेस का असेसमेंट सर्वेयर ने डिप्रिसिएशन के साथ लगा दिया, बना दिया, तो वो 10 करोड़ के आसपास पड़ा। अब जबकि एक्चुअल में रीस्टेट वैल्यू करेंगे तो 19 करोड़ होती है। दोनों का असेसमेंट भी उन्होंने दिया, सर्वेयर ने दिया। फिर पिटिशनर क्या कहता है, पिटिशनर क्या जो वकील साहब बोलते हैं, विदाउट प्रिजुडिस टू अफोरसेड कंटेंशन आर्गूड दैट अंडर द पॉलिसी टर्म particularly condition number 9 the petitioner had discretion to settle the claim either on restatement or market value basis। दोनों में से वो किसी में कर सकता था। रिस्पोंडेंट could not compel restatement, और restatement के लिए कंपल नहीं कर सकता है। the reliance is placed on general assurance society limited वर्सेस चंदमुल जैन, 1966 का केस था। 36 टाइम्स CAS 468 का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हरचंद राय चंदन लाल 2004 8 SCCC 6444 अर्ज दैट द पार्टीज आर बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ट्रिब्यूनल इड बाय रीराइटिंग देम। ट्रिब्यूनल ने गलती करी, उनका मानना था, इनका कहना था। With regard to issue number 6, it is submitted that the licensed surveyor was duly appointed under section 64 UM। 64 UM इंश्योरेंस एक्ट का 64 UM के अंदर जो भी दिया गया उसमें सर्वेयर का सर्वेयर कौन बनेगा, कैसे बनेगा, सर्वेयर कैसे बनेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, और वो लाइसेंस होना चाहिए IRDA से, और इसला का मेंबरशिप होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप होनी चाहिए, और उसी में ही
no any loss, no any loss under any policy taken in India has shall not be paid under a report promise. License surveyor has been taken. उससे तो लेना ही पड़ेगा. Signing dated 18th September 2025 and the surveyor's assessment of rupees 10.45 crores on market value basis was expressly accepted by the respondent through the consent letter. Consent letter और वो लेटर कौन था? 18/1/2014 मीन्स 18 जनवरी 2014 का लेटर था. पेमेंट्स वर मेड अकॉर्डिंगली. उसके बाद पेमेंट कर दी गई थी आफ्टर परमिसिबल डिडक्शंस टुवर्ड रीइंस्टेटमेंट प्रीमियम एंड साल्वेज. प्रीमियम और साल्वेज दोनों को डिडक्शन किए गए. The tribunal, however, rejected the surveyor's report on assumptions and grounds not pleaded or proved, ignoring both the evidence on record of the settled process of the loss assessment. Settled process of the loss assessment का कहना था. ट्रिब्यूनल ने अपना वर्जन दिया, अपना दिया वर्जन. फिर फैक्ट्स में आते हैं. एक फैक्ट्स क्रिएट होते रहते हैं. द पिटिशनर फर्दर चैलेंजेस द अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 1st February 2012, only 5 months after the incident of the loss, clearly overlooking and ignoring the fact that the respondent itself failed to reinstate. मतलब अवार्ड तो उन्होंने अपने दे दिया वहाँ से. एरर तो होती है, एरर होती है, लेकिन रीस्टेट कब किया, बिल कब जनरेट हुई, इनवाइस कब जनरेट हुई, वो चीज़ें देखा नहीं उन्होंने. तो जब से क्लेम आया वहीं से. और एक्सेप्टेड सेटलमेंट ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस उसने एक्सेप्ट किया था. इसका इस बात का वो प्लीड कर रहे हैं. फैक्ट है भी, ये फैक्ट है. और पेमेंट्स बट ड्यूली मेड इन अप्रैल एंड अगस्त 2014 को पार्ट में किए होंगे विद परमिसिबल डिडक्शंस एंड देयर आफ्टर द रिस्पोंडेंट रिमेन साइलेंट फॉर 34 महीनों के लिए साइलेंट रहे. 34 महीनों के लिए साइलेंट. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. और उसके बाद फिर जो है ना आप जा रहे हो ट्रिब्यूनल पे. ट्रिब्यूनल से फिर ये जो है ना कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट. In these circumstances, grant of interest from 2012 without any rationale or reasoning. ये rational और reasoning नहीं है, ये उनका अपना contention है. In this circumstances, grant of interest and section 31 of 3 of the Act perverse and potentially illegal. Illegal we have established. तो it is also urged. Petitioner फिर से कह रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया क्या कह रही है, फिर से कह रही है. It is also urged that the tribunal aid in awarding costs of rupees 1,37,03,298 and council's fee of rupees 60 lakh. Council की फीस 60 lakh merely on the basis of the memo of the cost submitted after conclusion of arguments without any supporting proof of actual payment. According to the petitioner, the tribunal has awarded a sum exceeding rupees 65 crores without legal and factual foundation. कोई फाउंडेशन नहीं था इन्वॉल्विंग पब्लिक मनी, क्योंकि पब्लिक मनी है, पब्लिक के पैसे ही तो जाते हैं भाई. पब्लिक मनी का मतलब ये हुआ कंपनी ने अपना प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस लिया, पब्लिक मनी हो गई. और पब्लिक के और भी उसमें पैसे रहते हैं, वो आउट ऑफ पब्लिक मनी ही ये पैसा इंश्योरेंस कंपनियाँ देती है. तो वो उनका अपना फाइट है, कहना है. सबमिशन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट का जो सबमिशन है वो देखिए क्या है. मिस्टर सिंह, लर्नेड काउंसिल, उनके जो काउंसिल है कंपनी के, जिसका क्लेमेंट के लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिट दैट द इम्प्यून्ड आर्बिट्रल अवार्ड इज फेयर एंड रीजन. वो फेयर और रीजन बता रहे हैं. ही कंटेंटेड दैट द प्रेजेंट पिटिशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट इज इन एसेंस एन अपील सीकिंग रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस विच इज इम्परमिसिबल. फिर से एविडेंस होगा और ये होगा, वो बातें बनेगी. इन लॉ गिवन द नैरो स्कोप ऑफ द इंटरफेरेंस. वो इंटरफेरेंस का बहुत नैरो स्कोप है, लेकिन फिर भी स्कोप तो है. द ग्राउंड अर्ज्ड बाय द, मतलब मैं अपने मन से बोल रहा हूँ है तो. द ग्राउंड्स अर्ज्ड बाय द पिटिशनर्स आर मिसकंसीव्ड as no patent illegality, perversity and jurisdictional error is demonstrated and therefore the petition deserves to be dismissed. जो इनका पिटिशन है उसको डिसमिस कर दिया जाना चाहिए. वो सब आर्बिट्रल अवार्ड सही है, इनका कहने का मतलब है. रिलायंस हैज बीन प्लेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड वर्सेस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया. उसमें कुछ और पॉइंट रहा होगा, उसके साथ ये इन्होंने अपना बना दिया. ऑन इशू नंबर 1, मिस्टर सिंह लर्नेड काउंसिल सबमिट दैट द ट्रिब्यूनल राइटली held that the disputes between the parties survived notwithstanding payment of rupees 10.45 crore. The consent letter dated
18th January 2014 was obtained even before the survey report was finalized. पहले ही कंसेंट ले ली गई थी और सर्वे रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हुई थी। उनका कहना है एंड विदाउट एनी फॉर्मल असेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी का असेसमेंट ही नहीं हुआ था। इट वाज द पिटिशनर्स ड्यूटी टू रिजेक्ट सच ए प्रीमेच्योर डिस्चार्ज वाउचर इंस्टेड ऑफ प्रोक्योरिंग इट बाय फेलिंग टू डू द इंश्योरर breached its obligation of utmost good faith. It is thus contended that the finding of the tribunal are in accordance with the law and call for the वो उसको सही साबित करना चाह रहे हैं, सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। On issue number 2, it is submitted that the tribunal rightly found that the consent letter was executed under duress and undue influence. Duress और undue portion. Respondent was under the एक्यूट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, क्योंकि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गए, भाई वहाँ पे नुकसान हो गया तो अगले बंदे में पैसा नहीं है। तो हो सकता है ऐसा भी रीज़न हो कि वो पैसा नहीं होने की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो, और एक्सेप्ट करने के बाद उनके पास चांस था कि हम दोबारा फाइट करेंगे, तो वो फाइट किए होंगे। द इंश्योर्ड वाज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन टू एक्सेप्ट दैट 10.45 करोड़ रुपीज़, वो एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य थे। The tribunal therefore correctly held that the respondent was not bound by the consent letter. Learned counsel further submit that no interference is warranted as the award is in consonance with the law and tribunal is the final authority on appropriation of the facts. जो भी facts हैं उसके हिसाब से वो फाइनल अथॉरिटी थी, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो बहुत है, आगे भी जाता है। ऑन इशू नंबर 3, मिस्टर सिंह सबमिट दैट द ट्रिब्यूनल राइटली रिजेक्टेड द एलिगेशन ऑफ द फोर्जरी in respect of the letter dated 14th August 2012 and 18th August 2014. The tribunal correctly observed that the petitioner's records were incomplete and unreliable, and that the petitioner had failed to discharge its statutory duty under the IRDA regulations to properly communicate with the respondent. In these circumstances, the tribunal's conclusion that the said letters could not be treated as fraudulent and at best amounted to collateral lies having no bearing on the respondent's entitlement. It is justified and caused no interference. It is further submitted that even though the tribunal expressed reservation about the genuineness of the said letter, it was the view that the irrespective thereof the petitioner had defaulted in fulfilling its obligation. इनका कहने का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी को वो रिगार्ड करना था, और उन्होंने जो लेटर लिया हुआ था वो लेटर वो फोर्स भी की तरह भी शो कर रहे हैं, लेकिन लेटर तो था, लेटर रहा होगा तभी तो आगे केस में फैसला आया है। अब फैक्ट्स में आते हैं, ये फिर फैक्ट्स बन जाते हैं बीच बीच में ना। ऑन इशू नंबर 5, इट इज सबमिटेड दैट द फाइंडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल आर फुल्ली जस्टिफाइड। द ट्रिब्यूनल आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द पिटिशनर एंड इट्स सर्वेयर अंडर द इंश्योरेंस एक्ट, the GIPSA claim manual and the IRDA regulations categorically held that the petitioner neither discharged its statutory nor regulatory duty, मतलब वो स्टेचुटरी जो ड्यूटी है वो रेगुलेटरी ड्यूटी है, दोनों को नहीं डिस्चार्ज किया। इंस्टेड ऑफ एक्टिंग फेयरली एंड इन गुड फेथ, गुड फेथ में काम करना था वो नहीं किए। एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, जो लॉ की ज़रूरत है, लॉ से लॉ मैंडेट करता है। द पिटिशनर एडॉप्टेड एंड एडवर्सेरियल stands against the respondent के against लिया। The tribunal identified as many as 7 distinct breaches committed by the petitioner and its surveyor in the discharge of their functions. In view of these findings, issue number 5 was rightly answered against the petitioner. petitioner के against जो ये आंसर आया था वो सही था। आर्बिट्रल अवार्ड को सही कर रहे बता रहे। होता है भाई, कई बार कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनियां नहीं कर पाती है, मांगने पर दिया जाता है या करते ही नहीं है, या सर्वेयर ही नहीं करते हैं, सर्वेयर अपडेट नहीं देते हैं। तो लेकिन सर्वेयर के भी हाथ पते होते हैं, कहाँ कहाँ पे देना है, कैसे कैसे देना है, इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से ही चलते हैं। और उनका अपना खुद का भी डिसीजन होना चाहिए, खुद का डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये खुद का डिसीजन लेने का मतलब है कि एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट और ट्रूथफुल चीज़ें होती रहें। वो अपना जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कोई कहीं लकूना है और किसी तरह का ऐसा क्ल्यू ना जाए जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को लेट डाउन होना। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट देयर इज नो प्रोविजन अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ इंटरेस्ट इन द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। द ट्रिब्यूनल, while considering the provisions of the section 31(7) of the Act
as well as the relevant legal principles and taking note of the failure on the part of the petitioner to make timely payment rightly awarded interest by the relying on the IRDA regulations, the tribunal granted interest at the rate of 9% per annum from 1 to from 1st February 2012, being the date on which the final claim, pro forma and supporting documents were submitted to the petitioner until realization. भाई जिस दिन आपने क्लेम कर दिया, क्लेम का मतलब ये है कि क्लेम का पेमेंट तो तभी होगा जब इनवाइस जनरेट होगी, आपका काम हो जाएगा। रजिस्ट्रेट आपने साल भर में नहीं किया, उससे पहले ही ये सब आया। देखते हैं आगे फैसला कहाँ आता है। A perusal of the statement of the defense filed by the insurer reveals that the claim for interest was not even opposed by the petitioner. Petitioner ने वो उस पर नहीं कुछ बोला है। Consequently, the ground urged by the petitioner that excessive cost have been imposed is wholly unfounded. वो unfounded है। देखो सर्वेयर की रिपोर्ट दो बता रही है, एक 10.45 की है और एक 19 समथिंग की। फिर एनालिसिस ऑफ लॉ। अब ये लॉ की एनालिसिस को बहुत बारीकी से समझना होगा। आप सब तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये कि कोर्ट अपने हिसाब से समझती है, मतलब समझाने की कोशिश करती है। बिफोर प्रोसीडिंग विद द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द पिटिशनर, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन द स्कोप ऑफ द इंटरफेरेंस अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट, where the finding and conclusion of the arbitral tribunal are based on a possible and plausible view of the record, the court under section 34 of the act shall not interfere with the award. ये लॉ का पॉइंट है। द नहीं उसमें बोलेगी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नॉट टू बी इंटरफर्ड with if a plausible view has been taken, even an erroneous interpretation of the contract and document remains an error within jurisdiction and is not open to correction under section 34 of the act. अगर कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई करेक्शन की बात नहीं है, तो वो लॉ उसके लिए खड़ा है और लॉ उसी तरह वही मैंडेट देता है। An award suffers from patent illegality if it is contrary to substantive provisions of the law. जो मतलब अवार्ड सफर्स पैटेंट इलीगल, अगर इलीगलिटी उसमें तभी मानी जाएगी जब वो सबस्टेंटिव प्रोविजंस ऑफ द लॉ का फॉलो नहीं होता है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज नो इरेशनल दैट इज दैट इट सॉक्स द कॉन्साइंस ऑफ द कोर्ट। जहाँ पे कोर्ट को लगे कि हाँ यहाँ पे इन्होंने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, सबस्टेंटिव प्रोविजंस ऑफ लॉ का फॉलो नहीं किया, मेयर इरोनियस एप्लीकेशन ऑफ द लॉ हाउएवर डज नॉट अमाउंट टू पेटेंट इलीगलिटी। जो पेटेंट इलीगलिटी की के लिए वकील साहब जो ना यूनाइटेड इंडिया के लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, उसके लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का, टर्म्स का, लॉ का कोई वायलेशन हो रहा हो, वहीं पे इस पे क्वेश्चन बनता है और तभी लॉ क्वेश्चन ऑफ लॉ बना, तभी तो कोर्ट गए। An award may also be interfered with if it is contrary to the public policy of India. Public policy in this context does not mean the policy of a particular government, but it is confined to fundamental notion of the justice, fairness, and morality. Justice, fairness, and morality. Justice का मतलब वो है कि न्याय हो, फेयरनेस हो और मोरलिटी का नोशन हो। वहीं जो है ना उस पर कन्फाइनमेंट के लिए बोल रहा है कि फंडामेंटल नोशन ऑफ द जस्टिस, द पॉलिसी ऑफ ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट, बट इट इज कन्फाइंड टू द फंडामेंटल नोशन ऑफ द जस्टिस, फेयरनेस एंड मोरलिटी। इस पे निर्भर करती है। एन अवार्ड दैट इज मैनिफेस्टली अनफेयर, अनरीजनेबल, इंजूरियस टू द गुड पब्लिक गुड के लिए इंजूरियस हो, पब्लिक पैसा ज़्यादा जाएगा तो पब्लिक के लिए इंजूरियस है ना, और विच डिसरिगार्ड्स बाइंडिंग लीगल प्रिंसिपल्स एंड मे बी सेट असाइड एज बीइंग अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट। पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट यहाँ इसलिए हो रहा है कि पब्लिक के पैसे हैं, अगर कोई ज़्यादा अवार्ड कर देगा, ज़्यादा पैसा देने के लिए बोलेगा, तो पब्लिक के पूल से ही तो पैसा जाएगा उधर। With these principles, I shall now proceed to consider the rival contention of the parties issue wise. Issue wise क्या है? Issue number 1 है arbitrability of the dispute after execution of the consent letter.
आर्बिट्रेबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट का मतलब आर्बिट्रेरीनेस है कहीं पे क्या, जो कंसर्न लेटर के बाद जो आया है। द फर्स्ट इशू फ्रेम्ड बाय द ट्रिब्यूनल वाज वेदर एनी आर्बिट्रल or arbitrable dispute survived after the respondent received rupees 10.45 crores against a signed consent letter के बाद, before dealing with the contentions of the petitioner. In this regard, it is important to state the law on when dispute relating to full and final settlement of the claims becomes arbitrable. इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक किसी केस में दिया था, भाई अगर कोई फुल एंड फाइनल लिख करके दे दिया और हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो मान लिया जाता है कि अगला बंदा सेटिस्फाइड है और क्लेम ले जा रहा है और फाइल क्लोज होना चाहिए। ये कहना का इनका भाव है। I am conscious of the fact that the proceeding in the above cited judgment were at a referral stage under Section 11 of the Act, and the present stage pertains to an objection under Section 34 of the Act. After the parties have laid evidence, the petitioner contends the following: issuance of the consent letter, no dispute between the parties remained arbitrable. अगर वहाँ पे सब कुछ हो गया तो आर्बिट्रेबल कर रहने के लिए कोई डिस्प्यूट रहता नहीं है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिविजिट दिस सेटल्ड लीगल पोजीशन which clearly establishes that the purported full digitally signed by Deepanshu Malasi, signing dated 18 September 2025, and final settlement becomes arbitrable in nature if it is vitiated by the undue influence, coercion, distress and similar factors. वो तो इन्हीं बातों पे तो कोर्सन कोर्सन हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, डराया, मतलब बता दिया गया कि आपको क्लेम लेना देना इतने हम देंगे, इससे आगे नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें अगर प्रूव हो जाती हैं तो तब क्वेश्चन बनता है कि हाँ वो जो है जाए वहाँ पे। द ट्रिब्यूनल फर्दर नोटेड दैट द पिटिशनर बीइंग ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ए बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ, सबका वो बीमा फाइट सबको चाहिए, वो बीमा फाइट कंपनी उसी का नहीं, इंश्योर्ड का भी होना चाहिए। or to have returned the discharge voucher and required the respondent to await the finalization of the survey report, the relevant finding of the tribunal read as under। कुछ केस में ऐसा होता है पहले ही ले लिया जाता है वाउचर, अभी भी वाउचर साइन करवा लेते हैं, मोटर वोटर के जितने भी केस होते हैं सबसे पहले सबको साइन कर। अगर ऐसा केस रहा होगा तो इसको वापस करना के लिए वो बोल रहे हैं। 129 by no stretch of the imagination can it be explained as to how the insured on its own accepted a figure of rupees 10.45 crores when neither the survey report nor any decision by the respondent could have been formally finalized। जब सर्वेयर ने नहीं फाइनलाइज किया था तभी ऐसे कैसे 10.45 का कंसेंट लेटर इन्होंने ले लिया। दिस बीइंग सो इट वाज द bounden duty of the respondent being a insurer obliged to abide by the norms of the good faith। यहाँ पे good faith का क्वेश्चन उन्होंने खड़ा कर दिया है arbitral tribunal ने। claimant and asked to await the formal issuance of the survey report and decision on the claim। सर्वे की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए था और उसके बाद सर्वे की रिपोर्ट हो सकता है फाइनलाइज हो गई हो, ऐसा भी हो, और बीच में जैसा होता है फाइनलाइज हो गई, इतने अमाउंट की बन रही है, दी गई हो बाद में, ऐसा भी होता है। The above finding was arrived by the Honorable Supreme Court in view of the peculiar factual situation where the plea of the person was wholly bereft of details and particulars and amounted to a bald assertions मान लिया गया। दूसरा, there was no contemporaneous protest। कंटेम्पोरेनियस प्रोटेस्ट का मतलब ये हुआ कि 34 महीने तो आप खड़े रहे, शांत रहे, कोई प्रोटेस्ट नहीं किए, उसके बाद इकट्ठे खड़े हो गए, किसी ने समझाया होगा। विद द फर्स्ट नोटिस हैविंग बीन इशूड नियरली 3 weeks आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिस्चार्ज एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंश्योर्ड वाज नॉट precarious so as to leave it with no real choice but to accept the terms offered। जो ऑफर किया था उसको करना पड़ा। The present case stands on an entirely different footing। The tribunal has recorded clear findings based on evidence that the respondent's reinstatement efforts were paralyzed due to the want of digitally signed जो भी है, and that its account had turned into NPA and that it was facing acute financial distress
मतलब ये सारी चीज़ें दिखाया जा रहा है, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हो सकता है सही भी हो। तो ऐसी स्थिति में आदमी मान भी लेता है कि चलो 10.45 दो यार, हमारे पैसे तो आ जाए। द ट्रिब्यूनल फाउंड दैट इन सच सर्कमस्टेंसेज द रिस्पोंडेंट हैड नो वायबल अल्टरनेट but to sign the consent letter in order to secure at least some payment to continue reinstatement. The respondent had also made repeated requests for interim payment and extension, none of which were addressed by the insurer. In view thereof, the petitioner reliance on the JNS power. होता क्या है कि बड़े क्लेम रहते हैं तो उसमें पहले से ही कुछ पैसे मांगने चालू हो जाते हैं और वो दे भी देती है इंश्योरेंस कंपनी एडवांस में। लेकिन ऐसा कुछ इसमें था नहीं, दिया नहीं गया था, और वो दिया होगा तो उसके बाद भी दो पार्ट में दिया है तो दिया होगा। लेकिन जब वहाँ सेटलमेंट हो गया होगा तब। और रीस्टेटमेंट इन्होंने 12 महीनों में नहीं कराया था, उसका कोई लेटर वेटर भी नहीं दिया था। फर्दर आफ्टर स्टार्टिंग री स्टेटमेंट एंड फेसिंग सेवियर फाइनेंशियल क्रंच ओइंग टू द मिसेप द क्लेमेंट हेड स्टार्ट। अब यहाँ पे भी देखिए वो रीजन दे रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं था जिसकी वजह से वो रीस्टेटमेंट नहीं करा पाए थे। क्लेमेंट हेड स्टार्ट एंड इंटरिम पेमेंट ऑफ द 25 करोड़ इन व्यू ऑफ द एरोनियस डिफरेंट between what the insured signed in the consent letter and was also claimed as recorded by the surveyors appointed by respondent. There lies a dispute as to the quantum because prima facie the report of the surveyor was prepared after the consent and authority letter were given and respondent authorized payment of the claim as agreed in the consent letter. इनका कहने का मतलब है कि पहले आपने कंसेंट लेटर ले लिया और आपने खुद फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद सर्वेयर को बोल दिया कि आप इतने की रिपोर्ट बना दो। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा सर्वेयर को करना नहीं चाहिए। ड्यूरिंग द हियरिंग द ट्रिब्यूनल एंड हैड inquired about the insured's financial position and claimant had provided evidence to show that its account were NPA. ये कंक्लूजन थोड़ा सा है। इन व्यू ऑफ द above discussion, it is evident that the finding recorded by the tribunal do not suffer from any perversity. किसी भी तरह से कोई विरोधाभासी नहीं है। Patent illegality and violation of the fundamental public policy of India. The conclusion reached by the tribunal on issue number 1 are based on the careful appreciation of the pleadings, documentary evidence and conduct of the parties। दोनों पार्टियों के conduct, evidence और document और जो pleading हुई है उसके बेस पे consequently the tribunal determination on issue number 1 is fully justified and is accordingly upheld। Issue number 2, whether the consent letter was signed under duress and undue pressure, इसको भी वेदर ये भी एक इशू बन गया, इशू था। और ये इसमें इन्होंने कंक्लूजन में दिया है कि ये दोनों पॉइंट को उनकी मानी गई हैं। द ट्रिब्यूनल नेक्स्ट कंसीडर वेदर द कंसेंट लेटर डेटेड 18 जनवरी 2014 वाज एग्जीक्यूटेड बाय द रिस्पोंडेंट अंडर ड्यूरेस एंड अनड्यू प्रेशर। वो कैसे सिद्ध होगा? अगर वहाँ पे कोई सिद्ध किया होगा तो बात बनती है। द ट्रिब्यूनल आफ्टर एनालाइजिंग द मटेरियल एंड एविडेंस बिफोर इट फाउंड दैट द रिस्पोंडेंट रीइंस्टेटमेंट एफर्ट्स पर इंस्टॉल ड्यू टू द सेवियर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। इनके पास पैसे नहीं थे, इनके आग लग, मतलब इनका सब कुछ खत्म हो गया था, तो रीइंस्टेट कहाँ से होगा? ये एक इशू था। कीपिंग इन माइंड above letters and appeals of respondent and the non-response of the respondent or the surveyor on behalf of the respondent। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब वो तो उनका तो हो गया 24 महीनों तक शांत रहे, उसके बाद केस कर दिए, 12 महीनों में रजिस्ट्रेट नहीं किए। लेकिन इन्होंने भी कमियां रखी है, सर्वेयर की तरफ से कमी हुई, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कमी हुई, कोई रिस्पांस नहीं करते थे। इट इज़ क्लियर दैट द इंश्योर्स रीइंस्टेटमेंट एफर्ट्स वर एट ए स्टैंड स्टिल ओइंग टू डिस्टेली साइन, जो भी है सेवियर फाइनेंशियल कांस्टेंट which only the respondent could rectify if it had admitted liability and made an interim payment and sought for in writing by the claimant. This could have been easily done by the respondent as it was in possession of the interim report. Interim report भी बना दिया होगा तो उसमें रहा हो। The petitioner's argument that there was no contractual obligation to make interim payment, that the interim survey report was only preliminary, does not undermine the tribunal's conclusion. The question was not whether the insured had a legal duty to make interim payments and whether the respondent was subjected to the economic coercion। Economic coercion means उसकी अपनी खुद की प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम हो गई। इकोनॉमिक कोर्सन हो सकता है कि उस कोर्सन की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। द ट्रिब्यूनल्स फाइंडिंग ऑन दिस पॉइंट इज वन ऑफ द फैक्ट
and supported by the well-analyzed evidence on the card and is not open to scrutiny under section 34 of the कोई स्क्रूटनी में नहीं जा सकता। तो ये है I am of the view that while the petitioner's contention regarding collateral lie may have some substance, the tribunal's reasoning is neither perverse nor irrational and forms a plausible view. The tribunal appreciated the difference between a fraudulent claim and a genuine claim supported by the collateral lies. यहाँ पे fraudulent claim genuine claim दो का जो मैटर होते हैं वो तो उसमें क्लियर कर दिया, वो था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। एज एक्सप्लेन इन द Verslude regime, VB supra fraudulent claims fall into three categories: wholly fabricated claims, genuine claims dishonestly exaggerated, मतलब एक पूरा ही पूरा फैब्रिकेट किया गया, आग नहीं लगी, आग लगाई गई या कुछ बना करके चीज़ें जलाई गई। जेन्यून क्लेम डिसऑनेस्टली एग्जैगरेटेड, थोड़ा सा आग लगी और उसको एग्जैगरेट कर दिया गया। एंड जेन्यून क्लेम सपोर्टेड बाय द कोलैटरल लाइज, झूठ बोल बोल करके फालतू की बात और बढ़ाई गई। इट मस्ट बी emphasized that section 34 ऑफ द एक्ट डज नॉट परमिट द petitioner। अब यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया क्या बोल रही है? द petitioner हैज contended that the tribunal is in ignoring the mandate of the section 64 UM of the इंश्योरेंस एक्ट। भाई सर्वेयर तो लगाना है, सर्वेयर की रिपोर्ट लेनी है, सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद ही क्लेम होगा और क्लेम का पेमेंट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप कैसे कर लेगी, ये कहना इनका भाव है। In the advance of finding digitally signed, the photographs printed in two reports in color clearly brings out the extent of the damage। जो extent of damages हैं वो दिखाई पड़ते हैं। In view of this, tribunal is constrained to reject the assessment of the surveyor and look for the means to evaluate a proper indemnity of the claimant। क्लेमेंट की प्रॉपर इंडेमनिटी होनी चाहिए। सर्वेयर की रिपोर्ट और फोटोग्राफ से लगता है उसमें लॉस ज़्यादा था, ये ट्रिब्यूनल का कहना है। द पिटिशनर हैज़ फेल्ड टू पॉइंट टू एनी परवर्सिटी एंड पेटेंट इलीगलिटी कहीं पे पाया नहीं है, साबित नहीं कर पाया है। अकॉर्डिंगली द ट्रिब्यूनल्स फाइंडिंग इशू नंबर 4 आर अपहेल्ड कर दिया उसको, कोर्ट को। इन कोर्स ऑफ एनालाइजिंग द क्लेम द ट्रिब्यूनल ऑब्जर्व दैट द क्लास 9 कुड नॉट बी इन्वोक्ड इन द प्रेजेंट केस सिंस द पिटिशनर हैड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ द रीइंस्टेटमेंट कॉन्सिक्वेंटली। मतलब परिणामिक रूप से नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से, क्योंकि 12 महीनों करना था, ट्रिब्यूनल प्लेस रेंस ऑन क्लास 3 रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसीज which was cited by the petitioner as well as surveyor। The said clause reads as under। clause समझिए कि रीइंस्टेट बेस की जो वैल्यू थी उस वैल्यू के बेस पे असेसमेंट 19 के आसपास आई थी करोड़ के, वो 10 के आसपास आई थी। 10.45 पे फैसला हो गया था, ले लिया था उन्होंने। इट इज़ हियर बाई डिक्लेयर्ड एंड एग्रीड दैट इन द इवेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अंडर within the policy being destroyed or damaged, the basis upon which the amount payable under each of the said item of the policy is to be calculated shall be cost of replacing or reinstating on the same site or any other site with property of the same kind and type but not superior to or more extensive or expensive, दोनों हो सकता है, than the insured property when new एज एन ऑन डेट ऑफ द लॉस। मीन्स रीस्टेट वैल्यू का मतलब है कि आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, उसके बराबर में वो रीस्टेट करके रीइंस्टेट करना होता है। द वर्क ऑफ द रिप्लेसमेंट आर रीइंस्टेट द वर्क ऑफ रिप्लेसमेंट आर रीइंस्टेट विच मे बी वेरीड एंड कैरीड आउट अपॉन अनदर साइट, दूसरी साइट पे भी, वहाँ पे भी बोला है कि अगर रीइंस्टेटमेंट वैल्यू बेस का आपका इंश्योरेंस है, आपने प्रीमियम दिया हुआ है और आपको रीइंस्टेट करना है, तो रीइंस्टेट करने के लिए जो वो मशीनरी है उस मशीनरी की प्रेजेंट जो वैल्यू है वो वैल्यू जो आइटम वहाँ लग रहा है उसकी वो वैल्यू प्रेजेंट टाइम की जो वैल्यू है वो लगेगी और उसमें कुछ नहीं करता है। द वर्क ऑफ रिप्लेसमेंट आर रीइंस्टेटमेंट विच में बी कैरीड आउट अपॉन अनदर साइट and in any manner suitable to requirement of the insured subject to the liability of the company and not being thereby increased must be commenced and carried out with the reasonable dispatch and any case must be completed within 12 months। 12 महीनों के अंदर करना, इतना महीना बहुत होता है। Until expenditure has been incurred by the insured in replacing or reinstating the property destroyed or damaged, the company shall not be liable for any payment in excess of the amount which could have been payable under the policy
if this memorandum had not been incorporated. रीइंस्टेटमेंट वैल्यू लेने का मतलब है, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पे सेटल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 20 करोड़ की मशीनरी लगा ली थी, 20 करोड़ की के आसपास में जैसे 19 करोड़ इनका है, 50 करोड़ की आप नहीं लगा सकते हैं, अब 50 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी आपको, ये है, ये मतलब आता है। If at the time of the replacement and reinstatement of the sum representing the cost which would have been incurred in replacement or reinstatement, if the whole of the property covered had been destroyed exceed the sum insured thereon, or at the commencement of any destruction or damage to such property by any of the perils insured against by the policy, then the insured shall be considered as being his own insurer for the excess and shall be a retiable proportion of the loss accordingly, and each item of the policy, if more than one to which the memorandum applies, shall be separately subject to the foregoing provisions। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रीस्टेटमेंट वैल्यू के पे जो मशीनरी फिट हो रही है उनके उनसे ज़्यादा का अगर पेमेंट होता है या टोटल लॉस हो जाता है या टोटल लॉस में भी ज़्यादा आपको लगता है, तो वो आपको खुद को इंश्योर्ड, मतलब खुद इंश्योर्ड हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, अपना आप लगाइए, इंश्योरेंस कंपनी से वही मिलेगा जो आपका रीस्टेट वैल्यू बेस पे सेटलमेंट आएगा। द इंश्योर्ड फेल्स टू इंटीमेट टू द कंपनी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज फर्दर टाइम एट द कंपनी, वो तो बात जाहिर लग रही है कि 12 महीनों में जब आप रजिस्ट्रेट नहीं कर पाए तो बीच में भी फेल हुए होंगे, बताए नहीं होंगे। एडिशनली द ट्रिब्यूनल एग्जामिन द IRDA प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन टेस्ट रेगुलेशन 2002-2017 में, which imposes a clear duty on surveyors to adhere to the prescribed code of the conduct. Code of conduct क्या है? Regulation 9 obliges the surveyor to submit his report to the insurer within 30 days of the appointment with a copy furnished to the insured if requested. In exceptional cases involving complex circumstances, the surveyor may seek an extension। ये तो रेगुलेशन बोलता है, आप उसके मतलब इस तरह से फाइट कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी भी आपने 12 महीने में रजिस्ट्रेट नहीं करवाया था, रिपोर्ट कैसे 30 दिन में दे देगा? वो 30 दिन में क्या ऐसे ही कैजुअल रिपोर्ट दे देगा, बिना बिल के, बिना पर्चे के, बिना पता के? और ये एक्सटेंशन लेना होता है, एक्सटेंशन लेगा, वो अलग मैटर है कि हाँ जी, I am observing and status of this case claim is that reinstatement is going on or repair is going on। जो भी जितने दिनों में करेगा तब जाएगा। वो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो हो गया उसको 30 दिन के अंदर देना है, और जो नहीं हो सकता है उसको कैसे 30 दिन के अंदर दे दिया जाए कि हाँ मोटर में हम नहीं दे पाते। इन द प्रेजेंट केस हाउएवर नो इंटरिम रिपोर्ट वाज एवर फर्निश। हाँ, उसने अपनी रिपोर्ट दे दिया था, इंटरिम रिपोर्ट चली गई, इंटरिम रिपोर्ट 30 दिन के अंदर चली गई, काम खत्म। अब आपने कुछ नहीं कराया, उनका कुछ नहीं कराया, तो उसके लिए क्या सर्वेयर को फाइट करें? रेगुलेशन क्या बोलता है और एक्ट क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है? लॉ तो ये भी बोलता है कि 3 महीने के अंदर जोनल कंज्यूमर फोरम को फैसला देना है, 3 साल चलता है। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको क्या फैसले कैसे होते हैं, लंबे कैसे खींचते हैं? क्योंकि सब चीज़ें देखी जाती है, सब चीज़ें प्रोसेस में नहीं हो पाती है तो नहीं हो पाती। ऐसे ही यहाँ पे भी है, एक्सटेंशन लिया, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देना है, 30 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगा, तो इंटरिम रिपोर्ट देगा। जब कुछ ही नहीं हुआ है तो क्या रिपोर्ट देगा? इंटरिम रिपोर्ट देगा कि जी कुछ नहीं हुआ, ये लॉस मेरे हिसाब से टेंटेटिव इतना है, यही दिया, यही देगा। तो ये यहाँ पे जो इसका इशू है, उसको इशू को जो जज साहब ने जैसे भी लिया होगा, लेकिन ये लॉजिकल ढंग से ये बातें हैं साइन बैठी। This means that the provision of the reinstatement clause should have been interpreted liberally by the respondent, and as per the terms of the underlying the market value policy ought to have made one or more account payment to help the claimant to reinstate properly guided। ओवरऑल में ये सारे आर्गूमेंट होने के बाद फैसला क्या आता है? क्लास 15 ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी रीड्स एज अंडर, एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस ऑफ दिस पॉलिसी द इंश्योरेंस ओवर cover will be maintained to the full extent of the respective sum insured, in consideration of which, upon the settlement of any loss under this policy, pro rata premium for the unexpired period for the date of the such loss to expiry of the period of the insurance for the amount of the such loss shall be payable by the insured to the company। कंपनी को देना होगा, वो तो इसीलिए लेते हैं। तो लोगों क्लास 15 क्लियरली सपोर्ट दिस फाइंडिंग इन व्यू ऑफ द अबव। आई फाइंड
नो परवर्सिटी इन द ट्रिब्यूनल का तो जो भी अपना वो फाइंडिंग रही होगी वो अपने हिसाब से उसने देखा है। इन व्यू ऑफ देव फाइंडिंग द प्रेजेंट पिटिशन सीकिंग द सेटिंग असाइड ऑफ द इम्प्यून्ड arbitral award dated 28 July 2021 and order dated 28 August 2021 passed by the tribunal stand dismissed डिसमिस कर दिया। इन व्यू ऑफ द फाइंडिंग द प्रेजेंट पिटिशन सीकिंग द सेटिंग असाइड ऑफ द उसको डिसमिस कर दिया। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ द OMP NP इन व्यू ऑफ द जजमेंट पास्ड इन OMP where the petition filed under section 34 of the act has been dismissed, the enforcement petition is allowed and the award shall be enforced as a decree digitally signed by the as per the office report. The award amounting along with the interest has also been deposited by the judgment debtor with the Registrar General, Delhi High Court, and released to the decree with the डायरेक्शन द इन्फोर्समेंट पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अलॉन्ग विद द पेंडिंग एप्लीकेशन। तो इनका जो भी पिटिशन था वो डिस्पोज कर दिया गया। तो इनको क्या हुआ, वो रीस्टेटमेंट वैल्यू के बेस पे सेटलमेंट देना पड़ा था, जो भी है सेटलमेंट देना पड़ा था, और वो अमाउंट क्लियर नहीं है इसमें। वो डिसमिस हो गया, तो डिसमिस होने पे जो असेसमेंट सर्वेयर की आई हुई है उसकी रीस्टेटमेंट बेस की, उसको संभवतः पेमेंट हुआ होगा। डिप्रिसिएटेड वैल्यू मार्केट वैल्यू 55, डिप्रिसिएटेड वैल्यू 55, तो पूरा सिनेरियो में से इसको करंट डिप्रेशन। हाँ, तो ये है, ये तो रहा ऐसा केस जिसमें ट्रिब्यूनल से कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया। अपने फैसले में उन्होंने बोला कि जो पिटिशनर की कमियां ज़्यादा हैं, उनकी कमियां कम है, और पोर्शन को शायद साबित हो गया, इसलिए जो है ना इन्हें रीस्टेटमेंट वैल्यू पे देना होगा। और रीस्टेटमेंट वैल्यू पे देने के पीछे का लॉजिक ये भी रहा होगा कि 1 साल 12 महीनों में नहीं बना पाया तो कुछ दिनों में बनाया होगा, बता दिया होगा, वो कंडीशंस शो हो गई होंगी उनके हिसाब से। ये आ गया अपना द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो अवॉर्डेड ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी सेट टू अनरीजनेबल। वो सब ट्रिब्यूनल को मीन्स इनके यूनाइटेड इंडिया के डी फेवर हो गया। इवन द लास्ट कंडीशन ऑफ द पिटिशनर द ट्रिब्यूनल हैज अवॉर्डेड अ सम एक्सीडिंग ₹65 करोड़ विदाउट एनी लीगल और फैक्चुअल बेसिस। कंक्लूजन व्यू ऑफ देव फाइंडिंग द पिटिशन पर सीकिंग द सेक्रेटरी साइड ऑफ द इम्प्यून्ड आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब डिस्पोज हो गया, लेकिन सेटलमेंट कम पे हुआ है, वो जो आर्बिट्रल अवार्ड था उससे कम पे हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमें समझने को क्या मिला, सर्वेयर की रिपोर्ट, और सर्वेयर की रिपोर्ट तो सर्वेयर की रिपोर्ट जो है ना वो एक तरह से वो नहीं है, मतलब पवित्र नहीं है, रेफरेंस के लिए है, और कम ज़्यादा हो सकती है। और एक कहो कि इसमें सर्वेयर ने दोनों सेटलमेंट दिए थे, तो मुझे लगता है कि वो जो है रीस्टेटमेंट वैल्यू बेस का सेटलमेंट उनको गया होगा, और इनके केस को डिस्पोज कर दिया, मतलब पिटिशन को डिस्पोज कर दिया, और कोर्ट ने अपना फैसला दिया। कोर्ट का जो भी फैसला है वो जो है ना सबको मान्य है। ज़ाहिरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पता नहीं गए कि नहीं गए। अब इसमें जो भी है सिनेरियो सेटअप। थैंक यू वेरी मच।